बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज हमने होम्योस्टेसिस का लास्ट पार्ट जो है वो स्टडी करना है, जो कि है थर्मो रेगुलेशन। देखिए, जब हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए। पहली जो टर्म है वो है बेटा पोकिलोथर्म्स। इसको ना कूल ब्लडेड भी कहा जाता है, बड़ी मशहूर टर्म है, आपने 9th में भी पढ़ी है, आपने पार्ट 1 में भी ये पढ़ी है। ऐसे जानदार जो अपने बॉडी का इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर सकते। उसकी वजह बैलेंस ना करने की, इनमें प्रॉपर कोई हीट जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये हीट नहीं जनरेट कर सकती अपनी जरूरत के लिए, ठीक है ना। यही वजह है कि ऐसे जानदार जो है सर्दियों में हार्बिनेट हो जाए, क्योंकि हीट नहीं पैदा कर सकते। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इनको हार्बिनेट होना पड़ता है, इनको छुपना पड़ता है। तो ऐसे जानदार जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसे जानदारों को कूल ब्लडेड या पोकिलोथर्म्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल में से अक्सर एमसीक्यूज आता है, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे पोकिलोथर्म्स होते हैं, कूल ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियन इस कैटेगरी में आएगा और रेप्टाइल्स भी इन्हीं कैटेगरी के अंदर सारे जानदार आ जाते हैं। चले आगे, नेक्स्ट जो है वो है होम्योथर्म्स। इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड। ऐसे जानदार जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे उनको गर्मी में ले जाएं सर्दी में ले जाएं, वो एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हम इंसान हैं, एंडोथर्म्स हैं, हम हमारे पास बकायदा हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होता है कि हम गर्मी और सर्दी में अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे जानदारों को आप होम्योथर्म्स का नाम देते हो। मसलन इसमें जो है वो बेटा बर्ड्स आ जाते हैं, इसमें जो है मैमल्स आ जाते हैं। ये दो कैटेगरीज इसमें फॉल करते हैं। लेकिन इसमें ना इस क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा इशू था। वो इशू ये था कि यहां से ये नहीं पता चलता कि हीट जनरेट कहां से हो रही है, कौन जनरेट कर रहा है, कहां से, सोर्स क्या है उसका, ये इशू था। तो एक नई क्लासिफिकेशन डेवलप हो गई। उसके अकॉर्डिंग में देखें बेटा, पहले तरह के जो जानदार होते हैं वो होते हैं एंडोथर्म्स। ये वो जानदार होते हैं जो अपनी बॉडी में खुद हीट पैदा करते हैं वाया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होती है ना, सोर्स बता दिया कि वाया मेटाबॉलिज्म जो है बेटा वो हीट हो रही प्रोड्यूस हो रही है। इसमें जो है शिवरिंग और नॉन शिवरिंग दोनों तरह की आ जाती है। शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बता दिया कि अपनी बॉडी की हीट खुद पैदा करते हैं, बाहर से नहीं लेते, ठीक है ना। और उस हीट से ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे जानदारों को आप एंडोथर्म्स का नाम देते हो। जैसे कि बर्ड्स एंडोथर्म होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं वो एंडोथर्म्स होते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि ह्यूमंस जो मैमल्स हैं वो एंडोथर्म्स होते हैं। कुछ फिश जो है बेटा वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो फिश इसमें भी आएगी, अगली कैटेगरी में भी आएगी, तो दोनों में लिखी जा सकती है। मेंशन नहीं है कि कौन कौन से, क्योंकि बहुत सारी हैं। एक्टोथर्म्स वो जानदार होते हैं जो मेटाबॉलिक हीट पैदा करते हैं बट लो लेवल पे, मतलब कुछ पैदा करते हैं और कुछ वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करते हैं। यहां एक वर्ड इस्तेमाल होता है इन टर्म्स में एम्बिएंट। एम्बिएंट का मतलब होता है एक्सटर्नल, कि आउटर साइड से जो है वो एक्सचेंज, मतलब कुछ खुद पैदा करेंगे, कुछ जो है वो बाहर से एक्सचेंज करेंगे। ऐसे जो जानदार होते हैं उनको एक्टोथर्म्स कहा जाता है। मसलन इसके अंदर जो है बेटा कुछ इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इसमें फिश आ जाते हैं, फिश उसमें भी आती है, इसमें भी आती है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जानदार एक्टोथर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आ जाते हैं हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स वो जानदार होते हैं जो बॉडी में हीट पैदा करते हैं। फिर क्या इशू है, लेकिन उस हीट को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोबारा बता रहा हूं, ऐसे जानदार जो कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री लिखा हुआ है कि कुछ हद तक हीट पैदा कर लेते हैं, लेकिन उस हीट को अपनी बॉडी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे जानदारों को हेट्रोथर्म्स कहा जाता है। इसमें दो एग्जांपल है, बैट की और ह्यूमनिंग बर्ड की। सुबह कभी कुरान मजीद की तिलावत है ना, हम लोग जब छोटे थे तो कुरान मजीद की तिलावत स्कूल जाते हुए सुनते थे, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है वो उसमें जो है वो एक बर्ड हमें दिखाई देता था, ऐसा, ये ह्यूमनिंग बर्ड है, ठीक है ना। ये उड़ते हुए जो है वो नेक्टर को कलेक्ट करता है फ्लावर्स में से। तो ये ह्यूमनिंग बर्ड जो है बेटा वो हेट्रोथर्म की एग्जांपल है। बैट जो होती है ये जो है ये हेट्रोथर्म की एग्जांपल में आ जाती है। चले, अब ये तो थी क्लासिफिकेशन। अब असल टॉपिक की तरफ मैं आता हूं कि हीट को हम अपनी बॉडी में रेगुलेट कैसे करते हैं, एंडोथर्म्स ये वर्किंग कैसे करते हैं। देखो, इसके लिए 3 तरह के एडेप्टेशंस हैं। एक होते हैं मार्फोलॉजिकल, यानी वो अपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज लेकर आए। किसमें लेकर आए, स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज लेकर आए, ठीक है ना। अब मार्फोलॉजी का मतलब भी यही होता है। अब पहला देखें, यहां पे लिखा हुआ है कि सबडर्मल। सबडर्मल का मतलब होता है बिलो द स्किन, यानी स्किन के नीचे, या अंडर द स्किन,
क्या होती है, एक फैट की एक लेयर होती है। फैट की ये लेयर इंसुलेशन का काम करती है, ये हीट को बाहर नहीं निकलने देती। हीट को बाहर नहीं निकलने देगी तो हीट आपकी बॉडी में सेफ रहेगी। और इसको, इसके लिए बकायदा टर्म इस्तेमाल होती है पैलेज। पैलेज जो है बेटा ये सब डर्मल फैटी लेयर होती है, यानी स्किन के नीचे एक चिकनाई की तय होती है जिसको पैलेज कहा जाता है। ये हमारी बॉडी से हीट को निकलने से बचाती है, ये मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। दूसरी कि बेटा स्वेट ग्लैंड, पसीना पैदा करने वाले दूध होते हैं हमारे पास। ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, और आप जानते हो कि स्वेटिंग जो होती है इससे कूलिंग इफेक्ट जो है वो अचीव होता है। फिर पांटिंग, पांटिंग का लफ्जी मतलब होता है हाँपना। हाँपना, हाँपना क्या होता है कि मुंह खोल के तेजी से सांस लेना। जब हम दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं और तेज तेज सांस लेते हैं। ये चीज पांटिंग कहलाती है। डॉग ही नहीं करता, इंसान भी करता है। इससे क्या होता है कि जब आप तेज तेज सांस लेते हो मुंह खोल के, तो हवा के साथ कुछ नमी भी बाहर जाती है, जिससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे आपकी बॉडी की हीट भी बाहर जाती है। ठीक है ना, जब हीट बाहर जाएगी तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कुछ हद तक एडजस्ट होगा। दैट विल कॉल द पांटिंग। ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल का वर्ड यूज होता है फंक्शन के लिए। अब ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें लिखा हुआ रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन। अब ये बात जहन में आती है कि स्किन में ब्लड फ्लो कैसे टेम्परेचर को एडजस्ट करने में मदद करता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखें मैं बताता हूं, जो ब्लड वेसल होती है ना, ये आपको हेल्प करती है टेम्परेचर रेगुलेशन में। थर्मो रेगुलेशन के अंदर ये कैसे हेल्प करेगी, ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा जी। देखें, ब्लड वेसल के ऊपर आती हैं दो कंडीशंस। एक होती है वैसोडाइलेशन और एक होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये दो कंडीशन होती है। वैसोडाइलेशन होती है डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलिटेशन ऑफ यानी खून की नालियों का फैलना। ठीक है ना, पहले तो ये टर्म समझ लो ही क्या है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। अब वो कोई भी चीज, वाटरी वेन कुछ भी हो सकती है। ठीक हो गया ना, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इससे क्या होता है डायलिटेशन, इससे जो है बेटा ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है। सप्लाई ऑफ ब्लड, ये ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा। जिस एरिया में वैसोडाइलेशन होती है वहां ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, वहां ज्यादा ब्लड इकट्ठा होगा जिस एरिया में वैसोडाइलेशन होती है। और जिस एरिया में वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है वहां सप्लाई ऑफ ब्लड कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ ब्लड डिक्रीज। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, और प्रेशर इंक्रीज होने से ब्लड वहां से निकल जाएगा। प्रेशर बढ़ गया, वहां से ब्लड दूर दौड़ जाएगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, वैसोडाइलेशन से उस एरिया में खून की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। से आपको गर्मी लग रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट बहुत ज्यादा, ठीक है ना, वार्म कंडीशन है। अब अगर वार्म कंडीशन है, आपको गर्मी लग रही है, तो अब आपकी बॉडी को जायद हीट बॉडी से बाहर निकालनी है। तो क्या होगा कि आपके स्किन एरिया में उस वक्त, ठीक है ना, मैं बताता हूं, आपके स्किन में जो है बेटा वो वैसोडाइलेशन होगी। जब स्किन एरिया में वैसोडाइलेशन होगी ना, तो हीट, क्योंकि स्किन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होती है, हीट बॉडी से बाहर ज्यादा से ज्यादा। आप देखते हो ना कि गर्मी में गरम गरम हवाएं आपके हाथ और पांव से निकल रही होती हैं, तो असल में इन एरियाज की तरफ ये एक्सपोज सरफेस है। स्किन आपकी एक्सपोज सरफेस होती है, हीट के निकलने के चांसेस यहां से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो हीट बाहर निकलेगी। तो खून की सप्लाई वैसोडाइलेशन की जाती है एक्सपोज एरिया में, स्किन एरिया में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर निकले। लेकिन अगर आपको गर्मी, अगर आपको ठंड लग रही है, कूल्ड इन्वायरमेंट है, कूल्ड कंडीशन है, फर्ज कर ले, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि स्किन एरिया में वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। ब्लड रोकेंगे, ब्लड
की सप्लाई कम करेंगे, होगी ब्लड की सप्लाई, बिल्कुल बंद नहीं हो सकती, लेकिन कम कर देंगे। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी यहां पर। वैसो कंस्ट्रिक्शन से ये होगा कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, हीट के डेसिपेट होने के, जाया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, जैसे इंटेस्टाइन्स है, इनमें वैसोडायलेशन होगी, इनमें ब्लड की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हीट को कंजर्व करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स ये हीट को बचाते हैं, हीट को सेफ रखने में आपको मदद देंगे। तो जब आपको ठंड लगेगी तो बेटा जो है वो वैसोडायलेशन होगी इंटरनल ऑर्गन में, स्किन एरिया में जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन। जब आपको गर्मी लगेगी स्किन में वैसोडायलेशन होगी और इंटरनल ऑर्गन में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हीट ताकि बाहर निकाली जा सके। तो यहां से अब आपको समझ आया होगा कि कैसे जो है वो ब्लड फ्लो की मदद से हम थर्मो रेगुलेशन भी हमारी बॉडी में परफॉर्म हो जाता है। दिस विल बी अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। मेरा ख्याल है मेरी बात अब आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एडेप्टेशन है बेटा वो है बिहेवियरल। बिहेवियरल क्या होता है कि बेटा सिंपल जो है वो मूवमेंट में चेंज होता है ना, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन कहलाता है। मसलन फर्ज कर लो जी आपको गर्मी लग रही है और आप धूप में खड़े हैं तो छांव में चले जाए, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन है। छांव में जाके खड़े हो जाए, ठीक है ना। आपको किसी रूम में गर्मी लग रही है, आप पंखा चला लें, ठीक है ना। अगर आपके पास एसी की फैसिलिटी है वो चला लें, आपको गर्मी लगना बंद हो जाएगी, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन है। अब एक बड़ी टेक्निकल बात बताता हूं। जो डेजर्ट में रहने वाले जानदार होते हैं ना, डेजर्ट में जो रहते हैं, सहरा में जो रहते हैं, वो सहरा गर्म होते हैं यूजुअली। तो क्या होता है कि वहां के जानदार होते हैं नॉकटर्नल, उनको कहा जाता है। ये भी एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है। नॉकटर्नल्स क्या होते हैं, वो जानदार क्योंकि सहरा में दिन बहुत गर्म होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो जानदार होते हैं ना, ये दिन में छुप जाते हैं अपने बिलों के अंदर। जमीन के नीचे इन्होंने बिल बना रखे होते हैं, उनमें छुप जाते हैं, क्योंकि वो बिल ठंडे होते हैं। सारा दिन ये उसी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बाहर पानी नहीं मिलना, बाहर हीट बहुत ज्यादा है, तो ये छुप के गुजारते हैं दिन को। रातें सहरा की ठंडी होती है, रात को खाने की तलाश में बाहर निकल आते हैं सारे जानवर, ठीक है ना। तो इस जो बेटा जो प्रॉपर्टी है, इसको बिहेवियरल एडेप्टेशन कहा जाता है। ये स्क्विरल यही करती है, ठीक है ना। ये चीज जो है बेटा, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन जो है वो कहलाएगा। चलो, अब हमारी बॉडी में हीट कितने तरीके से पैदा हो सकती है। एक होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो है बेटा वो जो हीट प्रोडक्शन होती है, इसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। आप दौड़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो इसको जो है बेटा वो शिवरिंग, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो हीट प्रोडक्शन होती है उसको कहा जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन से हीट प्रोडक्शन को शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी होती है, ठीक है ना। मतलब हार्मोन्स की मदद से अगर हीट जनरेट हो रही है ना, हार्मोन्स की मदद से, जैसे थायरोक्सिन होती है, ये मेटाबॉलिज्म करती है। और मेटाबॉलिज्म में क्योंकि जो है बेटा वो एनर्जी इस्तेमाल होती है, बनती है, तो इसलिए जो है बेटा वो हीट जो है वो इसमें जनरेट होगी। इसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है बेटा वो आप बोलोगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो इसको कहा जाएगा। चल, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। उसके बाद एक लिखा हुआ वर्ड ब्राउन फैट। ये क्या होता है, देखो बेटा ये ह्यूमंस में होती है। ह्यूमन में जो बेबीज होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, ये आप उसमें देख रहे हो कि इसके अंदर ना ये फैट होते हैं। जब वो पैदा होते हैं ना तो इसमें ये फैट होती है, ये सीने वाले एरिया में होती है और पीछे कमर में होती है और गुर्दे के इर्द गिर्द होती है। इसको कहते हैं ब्राउन फैट। इसको ब्राउन फैट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ब्राउन फैट। ये ब्राउन फैट रैपिडली मेटाबोलाइज होती है और बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं, बच्चे को ठंड लगने से बचाती है। अब बाद बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अगर बच्चा पैदा ही सर्दियों में हुआ तो ये हीट रहे, ये ब्राउन फैट रिजर्व रहेगी। फिर जब भी उसको गर्मियों में पैदा हुआ तो फिर जब भी उसको हीट की जरूरत पड़ेगी ना, ये मेटाबोलाइज होगी और उसको हीट पड़ेगी। लेकिन ये एक दफा यूज होती है, एक दफा यूज होती है, फिर ये खत्म हो जाती है। फिर बच्चे को अपने तौर पे ही आपको बचाना होता है या उसको खुद बॉडी को जो है वो उसकी प्रोटेक्शन जो है वो करनी होती है। बहरहाल ये एक एडेप्टेशन है ब्राउन फैट की भी, ये भी हमारे यहाँ ये पाई जाती है। चल, ब्राउन फैट हो गया, शिवरिंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो गया। चले आगे चलते हैं। ये क्या होती है बेटा, ये लिखा हुआ ये होता है ब्लोबर। ये जो सील और जो वेल होती है, सील और वेल, उसमें एक फैट की एक मोटी तय होती है, मोटी लेयर होती है ना, ये मोटी लेयर है, इसको ब्लोबर कहा जाता है। ये ठंडे पानी में रहती है, हीट इसकी बॉडी से वेस्ट ना हो जाए, ये फैट इसकी बॉडी से हीट को निकलने से बचाती है। जो है बेटा वो इंसुलेशन जो है ये काज करती है, इंसुलेशन हीट से बाहर निकलने से ये बचाती है। ठीक हो गया, ये चीज होगी इसके अंदर।
आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए ये क्या होता है, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया बेटा बेसिकली ये फीवर को कहा जाता है कि जब आपके अंदर जो है वो इन्फेक्शन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, जब बैक्टीरिया और वायरस की जो क्वांटिटी है ब्लड के अंदर जब इंक्रीज हो जाती है तो ल्यूकोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है इसको किल कर दें। इन दोनों की जो है बेटा वो इस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के दौरान, इनकी लड़ाई के दौरान कुछ केमिकल्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं जिनको पायरोजेंस कहा जाता है। अब ये पायरोजेंस आपके हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को जाकर डिस्टर्ब कर देते हैं और एक जो है बेटा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको आप फीवर या पायरेक्सिया का नाम देते हो। पायरेक्सिया या फीवर बेसिकली ये इम्यूनिटी का फंक्शन है, कुव्वत मुदाफती निजाम का इम्यूनिटी का फंक्शन है। क्यों, कैसे इम्यूनिटी का पार्ट कैसे है ये देखो बेटा, फीवर टेम्परेचर का इंक्रीज करना बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस बढ़े। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर हीट के इंक्रीज होने से बैक्टीरिया और वायरस किल होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये प्रोटेक्शन हो जाती है, तो डेट्स वाई ये इम्यूनिटी का, और दूसरा ये एक किस्म का अलार्म होता है आपको कि आपके ब्लड में बैक्टीरिया और वायरस का जो है बेटा वो लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब आपको केयर की जरूरत है, अब आपको डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है, अब आपको मेडिकेशन की जरूरत है, अब आपको रेस्ट की जरूरत है। एक किस्म का ये एक अलार्म भी होता है और ये इम्यूनिटी का फंक्शन भी है। ठीक हो गया, चले एक लास्ट स्केच रह गया थर्मोरेगुलेशन का, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। वो सारी बेसिक चीजें हो गई हैं। से जब आपकी बॉडी में हीट इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, हीट बढ़ रही है, आपको गर्मी लग रही है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर ये आपका सबसे पहले आपके थर्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। थर्मोरिसेप्टर्स जो आपके एक्टिवेट होंगे बेटा, ये जो है वो हाइपोथैलेमस, आप जानते हो ये आपका थर्मोस्टेट है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। अब हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम दोनों है। जब आपको गर्मी लगेगी तो आपका जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करेगा, आपका कूलिंग सिस्टम ऑन कर देगा। कूलिंग सिस्टम में क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई, वैसोडायलेशन टू द स्किन, याद है ना मैंने बताया था, देखो ये लिखा हुआ स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट, ताकि हीट बाहर फेंके बॉडी से, और आपके स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि स्वेट पड़ी हुई, ये चीज जो है बेटा वो टेम्परेचर को नीचे लेकर आएंगे एडजस्टमेंट में, तो आपका कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन जब आपको सर्दी लगेगी, जब आपको जो है बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो फिर बेटा क्या होगा कि आपका हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। आपके थर्मोस्टेट को पता चलेगा और आपका थर्मोस्टेट क्या करेगा, पहले तो शिवरिंग, आपको कपकपाहट होगी, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मसल मूव करेंगे, मसल मूव करने से हीट जनरेट होगी, और फिर अगेन वही ब्लड सप्लाई वाली बात, स्किन एरिया को ब्लड की सप्लाई कम करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई जो है बेटा वो बढ़ा देंगे ताकि हीट को बचाया जा सके। ये चीज आपके टेम्परेचर को बेटे जो है वो एडजस्ट करने के अंदर जो है ये आपको हेल्प आउट करेगी। ये हमारा पार्ट जो है बेटा वो मुकम्मल हो गया। आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, तो बेटे आप ज़रूर मुझे जो है वो मैसेज करें। बेटा हम लोग मसरूफ़ होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी रिप्लाई करते हैं। अगर रिप्लाई में थोड़ा बहुत 19-20 लेट थोड़ा सा हो जाए तो थोड़ा सा सब्र किया जा करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, लेक्चर्स भी पढ़ाने होते हैं, सब कुछ करना होता है। कोशिश हमारी ये होती है कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर दें, लेकिन थोड़ा सा सब्र किया करें। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।